बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं कमर हनीफ और आज है हमारा लेक्चर नंबर 5। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वर्कर्स हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्पांसिबिलिटीज एंड राइट्स। कल हमने पढ़ा कि R164 और C155 जो कन्वेंशन C155 है और रिकमेंडेशन R164 के तहत एम्प्लॉयर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो बेसिकली टॉपिक वही चल रहा है, लेकिन आज हम थोड़ा सा वर्कर्स की हेल्थ के बारे में डिस्कशन करेंगे और जो सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइट्स हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी होती हैं? एम्प्लॉयर की होती हैं। और राइट्स किसके होते हैं? वर्कर्स के होते हैं। सपोज दैट कि आप किसी एम्प्लॉयर के लिए काम करते हैं, तो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको फूड, एकोमोडेशन, सैलरी दे, पीपीईज दे, वो नेसेसरी तमाम चीजें दें जो आपकी हेल्थ को खराब ना होने दें। और आपका राइट है ये कि आपको वो सारी चीजें दें, और ये है एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी तरह जिस तरह के हक है और फर्ज है, हम बीइंग ए मुस्लिम वी कैन से दैट कि नमाज है या पेरेंट्स पे आ जाते हैं, तो पेरेंट्स का फर्ज है कि बच्चे का एक अच्छा नाम रखें, उसकी शादी करें, उसकी अच्छी तरबियत करें। इसी तरह बच्चे का ये हक है कि उसकी अच्छी तरबियत की जाए, उसकी अच्छी शादी की जाए, उसका अच्छा नाम रखा जाए। तो ये बेसिकली चीजें जो आपका हक होगा वो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ओनली दीज थिंग्स। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वो तमाम चीजें जो आपको समझ नहीं आती, इन्हांसमेंट चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि उनको अच्छे तरीके से बनाया जाए, या कुछ सारी चीजें शामिल की जाए जो इस कंटेंट में शामिल नहीं होती, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें, ताकि उससे हमारी जो है वो गलतियां भी सुधरेगी और हमें एक मोटिवेशन भी मिलेगी आपकी तरफ से कि हमारी टीम जो है वो अच्छे से चीजें लर्न कर रही है, ताकि हम मजीद अच्छे से अच्छी चीजें आपके लिए लेके आए। अच्छा, आगे चलते हैं आज हम टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले है हमारा ILO कन्वेंशन C155 के तहत क्या चीज है हमारे पास। R155 के तहत जो है वो आर्टिकल 19 ऑफ C155 क्या कहता है? द फाउंडेशन कॉर्पोरेशन ऑफ सेफ्टी। आर्टिकल 19 ऑफ C15 क्या डिस्क्राइब करता है कि एस्टैब्लिश अ फंडामेंटल प्रिंसिपल, वर्कर्स एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव मस्ट ऑपरेट विद द एम्प्लॉयज टू फुलफिल सेफ्टी ऑब्लिगेशंस। कि जो सेफ्टी के ऑब्लिगेशंस हैं उनको फिल आउट करने के लिए जो वर्कर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एम्प्लॉयर के साथ कोऑपरेट करें। सपोज दैट if I'm an employer and I'm going to give you some PPEs to use during the concrete work, and now it's your responsibility to use them while you are working with concrete. So if you are not going to use it, it means कि ये आपकी वो आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा नहीं कर रही, आपकी कॉपरेशन नहीं है मेरे साथ। अभी क्या है, इसको पूरा करने के लिए कंपनीज फाइन करती हैं। कंपनी आपको हायर करती है, एजुकेशन देती है, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देती है, आपको सर्टिफिकेशन देती है, देन आपको अलाउ करती है कि यू आर गोइंग टू बी वर्क विद दीज थिंग्स। सपोज दैट कि आप बिल्डर हैं, तो फिर अगर आप वहां जाके ट्रेनिंग के बावजूद आप उन चीजों के साथ कंप्लाई नहीं कर रहे, आप उन चीजों के प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं कर रहे, तो कंपनी आपको पेनल्टी इशू करती है, टर्मिनेशन इशू करती है, कुछ भी कर सकती है। तो वो सारी चीजें किस मद में होती हैं कि वो जो ये आर्टिकल 19 को पूरा करने के लिए एक्शन आपके अगेंस्ट लिया जा सकता है, और यही एक्शन अगर कंपनी के खिलाफ लिया जाए तो गवर्नमेंट कंपनी को भी फाइन करती है। तो बेसिकली ये एक प्रोसीजर है, ठीक है। द कोलैबोरेशन फॉर्म कॉर्नरस्टोन ऑफ इफेक्टिव प्रिंसिपल एंड हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट वर्ल्ड वाइड, ये पूरी दुनिया में फॉलो किया जाता है। तो ये बेसिकली वो चीज है। आई होप कि आपको समझ आ गया, इतनी मुश्किल चीज नहीं है। और स्पेशली जो हमारे पहला टॉपिक है थोड़ा बोरिंग बोरिंग आपको जा रहा है, लेकिन ये बहुत इंतहाई पढ़ने में आसान है और बहुत मजे की चीज है। पहला चैप्टर हमारा क्योंकि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशंस और इन चीजों के ऊपर है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप बोर होंगे इससे, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर इंशाल्लाह आपको पढ़ने में भी मजा आएगा और आपको सीखने में भी चीजें मजा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज आ जाती है हमारे पास क्या, कि वर्कर्स 5 की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये चीज आपने लाजमी याद रखनी है कि वर्कर्स की जो है वो 5 की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। अभी वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि ये R164 जो है इसको आउटलाइन करता है, तो एवरी वर्कर मस्ट फॉलो इन मेंटेन अ सेफ वर्क प्लेस। ये 5 चीजें क्या हैं? सबसे पहली चीज क्या है? पर्सनल क्या है, कि आपने क्या करना है कि आपने अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना है, अपने आप को बचाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ आई एम गोइंग टू वर्क एट हाइट, so first of all my responsibility is to take full body harness with me, or if there is a fall system is installed, so मुझे को यूज करना चाहिए। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल।
मेरी पीपीज जो मैंडेटरी पीपीज ईच साइड के ऊपर तकरीबन यही होती है कि आपकी ग्लव्स होने चाहिए, आपके शूज होने चाहिए, आपकी रिफ्लेक्टिव वेस्ट होनी चाहिए और आपका हेलमेट होना चाहिए, गॉगल्स भी होती है। तो ये मैंडेटरी पीपीज हर एक का काम है कि वो पहने, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हैं तो कंस्ट्रक्शन साइट जो है वो फुल ऑफ हैजर्ड्स होती है। तो मैं आपके सामने सिनेरियो पेश करूंगा, मैं आपको लाइव वीडियोस दिखाऊंगा। आई एम नॉट गोइंग टू टीच लाइक अ टीचर इन द क्लासरूम, इवन आई विल शो यू द वर्क प्लेस, और वो काम जो यहाँ पे हो रहे हैं या जहाँ पे भी हो रहे हैं मैं आपके सामने लेके आऊंगा ताकि आपको वो समझने में आसानी हो। तो आगे चलने की देखिए, अभी पर्सनल केयर है, समझो दैट कि रीजनेबल केयर जो है वो हम हफ्ते में एक सेशन करेंगे जिसमें हम आपको हैजर्ड्स दिखाएंगे एक्चुअल साइट के ऊपर ले जाके, जो हम चीजें वीक में पढ़ेंगे वो ये वीक के एंड पे हम एक्चुअल साइट पे आपको दिखाऊंगा कि ये यहाँ पे चीजें हैं, आप इनमें से मुझे आइडेंटिफाई करके बताएं कि कहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी फॉलो हो रही है और कहाँ पे नहीं हो रही। तो सो दिस विल बी योर एक्टिविटी एट द एंड ऑफ द वीक। तो क्या है अभी पर्सनल केयर, तो हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने पर्सनल केयर कर लिया। सेकंड इज दैट या फॉलो द प्रोसीजर्स, कंप्लाई विद सेफ्टी इंस्ट्रक्शन एंड एस्टैब्लिश प्रोसीजर विदाउट एक्सेप्शन। क्या है, सपोज दैट कि एक प्रोग्राम एस्टैब्लिश्ड है कंपनी के अंदर, दैट देयर इज अ वर्क परमिट सिस्टम introduced already when you are going to join the company, so you must have to follow the procedure, you must have to follow the inspection given on the work permit system. Now what is this? Suppose that your work permit system is saying to wear helmet every time during this activity, or you have to for example you are going to excavate something, खुदाई कर रहे हैं आप, एक्सकवेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि एरिया बैरिकेडेड होना चाहिए। अभी आप क्या करते हैं कि एक नॉर्मल सी चीज है, आप एरिया को बैरिकेड नहीं करते और काम स्टार्ट कर देते हैं। आपके पास विजिटर्स भी आएंगे, दूसरे वर्कर्स भी आएंगे, फॉरमैन और कोई लोग घूमने वाले भी आएंगे, अनऑथराइज्ड पर्सन भी उसके अंदर इंटर होंगे। बट इफ यू आर गोइंग टू इंस्टॉल बैरिकेशन बिफोर स्टार्टिंग द वर्क, सो दूर से देखने पे भी ये पता चलेगा कि ये जो है ना ये एरिया बाउंडेड है, इसके अंदर नहीं जाना, और ये यहाँ पे एक्सकवेशन हो रही है, ये हो रही है। सेकंड थिंग, यू आर गोइंग टू इंस्टॉल अ सेफ्टी साइनेज दैट एक्सकवेशन। उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बैरिकेशन की नॉर्मल सी एग्जांपल दे रहा हूँ आपको मैं कि वो आपने एरिया बैरिकेड कर दिया तो इट मींस कि अभी उसके अंदर अनऑथराइज्ड पर्सन की एंट्री मना होगी। है तो सी ये बेसिक चीजें हैं कि आपने प्रोसीजर्स को फॉलो करना है, उसके लिए चेकलिस्ट है, अपनी चेकलिस्ट बनानी है, उसके लिए आपको परमिट देना है तो परमिट लेना है आपने, उसके लिए आपको अगर एक्स्ट्रा पीपीएस की जरूरत है तो वो लेनी है। इसके अलावा और कोई एक्सकवेशन कर रहे हैं तो आपने अंडरग्राउंड यूटिलिटीज के लिए अपने पहले से डॉक्यूमेंट लेना होता है, सॉइल टेस्टिंग का डॉक्यूमेंट आपने लेना होता है। तो ये सारी चीजें मेक श्योर करना है आपने कि आपने सबसे पहले ली हुई हो। ठीक है क्या? अभी थर्ड थिंग इसमें आ जाती है कि यूज इक्विपमेंट प्रॉपरली। दिस इज द थर्ड थिंग इन द मेन थिंग। सपोज दैट ऑल सेफ्टी इक्विपमेंट करेक्टली नेवर टेम्पर विद सेफ्टी डिवाइसेस। ये जो टेम्पर है वर्ड, ये क्या है? जुगाड़। अपनी खुद की भी मैकेनिक की, वो जो मैंने रिसेंटली लास्ट एक वीडियो बनाई है जिसमें ग्राइंडर सेफ्टी के बारे में मैंने आपको एंगल ग्राइंडर सेफ्टी के ऊपर एक लड़के का बताया था कि वो स्विच ऑन करता है ग्राइंडर को जमीन पर रख के और वो घूमता है, आप देख सकते हैं उस वीडियो को। एक बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है इसकी। सपोज दैट आप एक एक्सकवेटर की बात करें तो एक्सकवेशन की टॉपिक पे मैं आपको रखता हूँ। इमेजिन करिए दैट आप एक एक्सकवेटर मशीन यूज कर रहे हैं। एक्सकवेटर मशीन के अंदर कौन कौन सी डिवाइसेस लगी हुई हैं? सपोज दैट कि उसमें लगी हुई है आपका एनोमोमीटर लगा हुआ है, पीवास सिस्टम लगा हुआ है। अभी सपोज दैट पीवास सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो पीवास सिस्टम क्या होता है बेसिकली कि एक मशीन है, ये चीज है, इसके यहाँ पे यहाँ पे चार कैमरा सेंसर्स लगे होते हैं। ये सेंसर्स आपको उसके सराउंडिंग में आने वाली हिलने वाली हर चीज को ऑब्जर्व करते हैं, चाहे वो बंदा है, गाड़ी है, कोई भी चीज हो। फिर वो अंदर लगी हुई डिवाइस जो ऑपरेटर के सामने होती है उस पर उसको शो करते हैं कि यहाँ पे कोई चीज है सराउंडिंग में। सो मशीन जो है वो अपनी काम स्टॉप कर देता है, अदरवाइज मशीन की रोटेशन के दौरान इंजरी या कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो बेसिकली वो एक सेफ्टी डिवाइस, अगर हम क्या करते हैं कि सपोज दैट वो वर्क नहीं कर रही तो हम क्या करते हैं कि उसको बाईपास कर लेते हैं, या उसमें खराबी आ रही है या वो टीन टीट करती रहती है तो टून टून की से तंग आके हम उसको क्या करते हैं कि ब्लॉक बंद कर देते हैं। अभी ये टेम्पर करना होता है, और आपने टेम्पर कर दिया, टेम्पर के थोड़ी ही देर बाद क्या होता है कि कोई चीज आती है और एक्सीडेंट हो जाता है। ये वो चीज। सेकंड चीज, एक नॉर्मल सी एग्जांपल आपको देता हूँ, हर एक बंदे के पास को पता होगा कि एंगल ग्राइंडर, जो ग्राइंडर होता है जैसे कटिंग करते हैं, जैसे ग्राइंडिंग करते हैं, वो कटर के ऊपर सबसे ज्यादा क्या होता है कि लोग उसका गार्ड उतार देते हैं। ये टेम्परिंग है। उसका हैंडल उतार देते हैं, जो एक दो हैंडल होते हैं, एक साइड से होता है एक पीछे वाला होता है, तो पीछे वाला लगा रहता है और साइड वाला उतार देते हैं, ये दूसरा टेम्पर है।
उसकी आरपीएम के हिसाब से डिस्क नहीं लगाते हैं। ये तीसरा टेम्पर है। और एक बात याद रखिएगा कि जब भी एक ग्राइंडर को यूज करना है तो उसकी जो डिस्क होती है उसका आरपीएम मशीन की आरपीएम से ज्यादा होना चाहिए। अगर मशीन का आरपीएम 8400 है तो योर डिस्क शुड बी कंसिस्ट ऑफ आरपीएम 8800, 8000 या 9000 और 8600। सो ग्राइंडर से जो मशीन है उससे डिस्क का आरपीएम ज्यादा होना चाहिए। तो ये होता है टेम्परिंग करना। टेम्परिंग आप ही करेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा। गार्ड लगा हुआ है तो कभी भी डिस्क टूट आपके सर पे आके नहीं लगेगी, लेकिन अगर गार्ड आपने मार दिया तो डिस्क जरूर आपको लगेगी। उसके बाद क्या होता है, रिपोर्ट हैजर्ड। यहाँ के ऊपर आके भी वर्कर्स बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। क्या करते हैं कि सपोज दैट कोई ना कोई इंसिडेंट हो गया और छोटा सा मसला आ गया कि वो ग्राइंडर यूज करते हुए उसके हाथ से तार को कट लग गया। अभी वे सोचेगा कि यार मैं तो बताऊंगा तो कंपनी कहेगी कि आपने तार काट दी, मेरा फोरमैन मुझे डांटेगा, मेरा सुपरवाइजर मुझे डांटेगा। तो इन चीजों से वर्कर क्या करते हैं कि हेजिटेट होकर बट हैजर्ड्स को बताते नहीं है। हालांकि क्या होता है कि उसी तार से उसी करंट भी लग सकता है, उसी तार से आग भी लग सकती है, उसी तार से और बहुत से प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ये हैजर्ड इसको रिपोर्ट करना चाहिए। कोई भी हैजर्ड न्यूली जनरेटेड या पहले से मौजूद है। सपोज दैट आप वर्क एट हाइट पे काम कर रहे हैं, रेगुलर काम करते हैं, आज आप गए तो आपने देखा कि वहां खड्डा बना हुआ, जगह टूटी हुई है या लीव डैमेज होने वाली है। तो बेसिकली दिस इज द हैजर्ड हियर, यू मस्ट हैव टू रिपोर्ट टू योर सुपरवाइजर और योर सीनियर अथॉरिटी सो दैट दे कैन रिपेयर इट और दे कैन रिप्लेस इट। तो ये चीजें एक्सीडेंट से बचाती हैं, ये चीजें आपको प्रिवेंट करती हैं उन हादसात से, उन चीजों से जो आपको मुस्तकबिल में पेश आ सकते। सो ये मैंडेटरी चीज है। उसके बाद आ जाता है जी हमारा रिपोर्ट इंसिडेंट्स। All violating incidents in instances of ill health immediately। अभी देखें हैजर्ड और इंसिडेंट में क्या फर्क है। हैजर्ड वो है जो मौजूद है जिसमें पोटेंशियल है आपको हार्म करने की, आपको नुकसान देने की, जिसके अंदर पोटेंशियल है। सपोज दैट मैं रास्ते पे चल रहा हूँ, क्लीन रूम है, इंडोर ले लेते, और वहां पे एक क्या पड़ा हुआ है, पानी गिर गया थोड़ा सा। अभी जब पानी उसके ऊपर गिर गया तो ये पानी बेसिकली हैजर्ड है। क्या है, स्लिप हैजर्ड है कि उसके ऊपर से मैं स्लिप होकर गिर सकता हूँ। ठीक है, और मैं जाते हुए उसके ऊपर से थोड़ा सा स्लिप हो जाता हूँ। तो ये क्या है कि मैं गिरता नहीं हूँ, ये नियर मिस है, बट दिस इज आल्सो कॉल्ड इंसिडेंट। तो कोई भी इंसिडेंट हो जाए आपसे, वो आपने फौरी तौर पर रिपोर्ट करना है। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आपसे केबल डैमेज हो जाती है तो ये इंसिडेंट है, तो आपने बेसिकली फौरी रिपोर्ट करना है कि जो है ये इंसिडेंट है, और अगर आप उसको रिपोर्ट नहीं करते तो वो हैजर्ड बन जाता है। तो ये चीजें हैं जो मुस्तकिल हैजर्ड ना बने और चीजों पे काबू पाए। तो ये सारी चीजें आपको बीइंग अ वर्कर आपको रिपोर्ट करनी चाहिए, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट से काम करें, किसी भी जगह से काम कर रहे हैं। इट इज नॉट मैंडेटरी दैट यू आर HSE और या फिर आप सेफ्टी फील्ड से, आप किसी भी फील्ड से आप उस पर रिपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चीज आ जाती है हमारी वर्कर्स फंडामेंटल राइट्स। वर्कर्स के फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं? आर्टिकल 19 ऑफ C155 ये डिस्क्राइब करता है कि वर्कर्स हैव एसेंशियल प्रोटेक्शंस बियॉन्ड बेसिक वर्कप्लेस सेफ्टी। ये जो राइट है वर्कर्स के, ये क्या है? हम तो ये तो कह दिया कि फोर्स करनी है, सेफ्टी पढ़ाना है, उनको एजुकेट करना है, उस पर अमल कराना है। नो, वर्कर्स की भी कुछ राइट्स हैं। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कंपनी के मुतालिक, पॉलिसीज के मुतालिक। देखो, मैं एक वर्कर हूँ और मैं किसी भी कंपनी के अंदर भर्ती हो जाता हूँ, मैं वहां काम करने के लिए चला जाता हूँ। अभी जब मैं वहां जाता हूँ तो मेरा ये फर्स्ट राइट है कि मुझे कंपनी की तमाम पॉलिसीज के बारे में पता हो और वो मेरे पास मौजूद नहीं हो, डिस्प्लेड हो, मैं एक्सेस कर सकता हूँ। वैसा नहीं हो कि मुझे उसके लिए मांगनी पड़े, जाना पड़े, बताना पड़े, ये नो, इजीली अवेलेबल हो। सपोज दैट की कंपनी की सिगरेट पॉलिसी है, नो स्मोकिंग पॉलिसी। अभी ये मेरा राइट है, फंडामेंटल राइट है कि वो पॉलिसी मेरे तक पहुंचे। ठीक है, वो पॉलिसी कहीं ऐसी जगह पे डिस्प्लेड हो जहां पे मैं उसे पढ़ सकूं, इजीली एक्सेसिबल हो। वो पॉलिसी के अंदर मैं देखूं कि सिगरेट के बारे में ये कंपनी कहती है हमारी, ठीक है, वर्क प्लेस पे आने के लिए पॉलिसी ये है हमारी, HSE पॉलिसी हमारी ये है, हमारी इन्वायरमेंटल पॉलिसी हमारी ये पॉलिसी है। तो इस तरह से ढेरों सारी पॉलिसीज होती हैं जो मुझे एम्प्लॉयर्स को चाहिए कि वो हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए वर्कर्स तक इजीली एक्सेसिबल हो और उसमें एडुकेट इन्फॉर्मेशन ये हो। ठीक है, और क्या है जी, राइट ऑफ ट्रेनिंग। अभी वर्कर का ये भी फंडामेंटल राइट है कि अगर वो पहले से भी वेल्डर है तो जिस कंपनी में जाएगा उस कंपनी के एनवायरमेंट के हिसाब से उसको फिर से ट्रेनिंग दी जाए।
ठीक है, क्या कहते हैं, नेसेसरी ट्रेनिंग ऑफ occupational health and safety and practice relevant to your work। एक वेंडर है हमारी कंपनी में आता है, हम उस वेंडर को सबसे पहले इंडक्शन ट्रेनिंग देते हैं। बेसिकली ये जो ट्रेनिंग है ये एक जो जिस तरह दी जाती है उसको इंडक्शन ट्रेनिंग कहा जाता है कंपनीज के अंदर। तो क्या होता है कि जो ये फर्स्ट ट्रेनिंग होती है, हम उसको क्या करते हैं कि आपको बताते हैं कि जी जब आप वेल्डिंग करेंगे तो उससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकती है, इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकती है, आपको जो है स्पार्क्स हैं वो उसके जो उड़ते हैं वो आपकी आंखों में पड़ सकते हैं, उसकी डस्ट होती है, उसके फ्यूम्स होते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि हार्ट बर्न हो सकता है उससे। तो ये सारी चीज़ें हम उसको बताते हैं। फिर उसको हम ये भी बताते हैं कि आपने एप्रन पहनना है, आपने फेस शील्ड पहननी है, आपने लेदर ग्लव्स पहनने हैं वेल्डिंग के दौरान, रबर मैट बिछाना है, आपने फायर एक्सटिंग्विशर करीब रखना है, आपके पास फायर वाचर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें या आपने मेडिटेट करना है। और ये सारी चीज़ें जो है ये उसको हम सिखाते हैं कि ताकि हेल्थ एंड सेफ्टी को डिस्टर्ब ना किया जा सके या हेल्थ एंड सेफ्टी मुतासर ना हो। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली वर्कर का फंडामेंटल राइट है। दूसरी बात क्या होती है कि तीसरी बात आती है हमारे पास राइट ऑफ कंसल्टेशन। बी कंसल्टेड बाय योर एम्प्लॉयर ऑन ऑल सेफ्टी एंड हेल्थ मैटर्स रिलेटिंग टू योर वर्क। कि आपको आपके एम्प्लॉयर की तरफ से कंसल्टेंसी भी मिलती रहना। ठीक है, हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके तमाम कंसल्टेंसी ट्रेनिंग और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक्टिविटी हम देते हैं या फिर हम प्री टास्क ब्रीफिंग देते हैं, तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। राइट ऑफ रिफ्यूज अनसेफ वर्क। Suppose that my foreman is asking me to go upstairs and work there without full body harness, work there in direct sunlight, without water, work there without fall arrest system, work there without helmet. So this is my fundamental right to refuse my foreman or my supervisor that I'm not going to work without proper PPEs or by breaching the safety laws. So this is my fundamental right। अगर हेल्थ एंड सेफ्टी पे बात आती है, उसकी जान पे बात आती है, उसको इंजरी का नुकसान पे बात आती है, सो दिस इज माई राइट टू रिफ्यूज माई मैनेजर, माई फोरमैन और माई सुपरवाइजर। सो क्या है कि अगर इस बात के ऊपर वो रिफ्यूज करता है तो उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इवन अगर उसको कोई नुकसान पहुंचाता है तो वो इस बात को लेकर कोर्ट जा सकता है कि मेरे साथ ये नाइंसाफी हुई। आगे चलते हैं। आई होप कि आपको चीजें समझ आ रही होंगी। इतनी आसान चीजें हैं, मुझे लगता है आपको